मैं आपको गलत रिपोर्ट या गलत जानकारी नहीं देना चाहता कि आपकी पेंशन 1000 रुपये बढ़ जाएगी कि 2000 बढ़ जाएगी। मैं किस सोर्सेस से बोलूँ? पहले जो पीसीडी ने किया, मिनिमम मैक्सिमम किया, तो वो उसकी मर्जी थी, उनको सोच के किया। अब मेरे पास तो कोई ऐसी टेबल तो नहीं आ रही है, या फिर मैं भविष्य का ज्ञान हो। तो दोस्तों, जो मेरे को ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, जो मेरे को लगता है कि क्लियर है, वही मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। आपके पूछे गए क्वेश्चनों के मैं आंसर दूंगा। हाँ दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। वीडियो की तरह इसमें भी आपको एक बोनस क्वेश्चन मिलेगा, तो वो बोनस क्वेश्चन आपके सभी पेंशनरों के लिए रिलेटिव होगा। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज Q&A सीरीज चालू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं व्यूअर का। देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, आर्मी फैमिली पेंशनर नाम लीला, सिविल फैमिली पेंशन नाम लीला सिंह। सर, मुझे इसका सोल्यूशन बताइए। दोस्तों, जो व्यूअर हैं उनका क्वेश्चन नॉर्मल है कि उनके जो आर्मी डॉक्यूमेंट में उनकी वाइफ का नाम लीला है, और जो सिविल के डॉक्यूमेंट है तो उसमें लीला सिंह है। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ के लिए दो चीज़ है, आप दो तरीके से सही कर सकते हैं। आप ये याद रखिए, पहला है जो सिविल वाला, सिविल का तरीका है कि आपके जो सिविल के जो पूरे डॉक्यूमेंट हैं, आपके जितने सिविल के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसको आप चेंज करा लीजिए, उसमें सिर्फ आप लीला करा लीजिए, तो आपका ये लीला सिंह हट जाए। ये सिविल का हो गया कि आप इसमें से लीला बस कर सकते हैं जो आपकी वाइफ का नाम है। अब अगर आर्मी से डॉक्यूमेंट के लिए करने जाएंगे आप दोस्तों, तो उसके लिए आपको बहुत लंबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू जाना होगा, और उसके पहले आपको एक एफिडेविट, न्यूज़पेपर ऐड और गस्टेड अफसर का साइन जो होता है, गस्टेड अफसर का एक लेटर बनता है, वो लेके फिर अपने जिला सैनिक बोर्ड को संपर्क करना पड़ेगा। जिला सैनिक बोर्ड आपके रिकॉर्ड को फॉरवर्ड करेगा और रिकॉर्ड उस पर पार्ट टू ऑर्डर करेगा, आपके डॉक्यूमेंट सेल के लिए भेजेगा, और फिर पार्ट टू ऑर्डर होने के बाद वो फिर आपका नाम लीला सिंह ऐड होगा। तो इसमें दोस्तों कम से कम 6 से 8 मंथ लगते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं या सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो आपने सोल्यूशन पूछा था, हो सकता है बाकी पेंशनरों का भी है। अब चलते हैं दूसरे व्यूवर की ओर, जो उनका क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं दूसरे व्यूअर क्वेश्चन है, एमएलसी कितने दिनों में अपडेट होता है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है, लाइफ सर्टिफिकेट दो तरीके से जमा होता है। एक होता है ऑनलाइन ही, और दूसरा होता है ऑफलाइन। अब मैं इसलिए ऑफलाइन क्यों बोल रहा हूँ, मैं दोस्तों आपको बारीकी से बताना चाह रहा हूँ ना, कि आपको अगर कोई चीज़ क्लियर होती है तो आप समझते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप आधार आइडेंटिफिकेशन से, आप फिंगर से अपडेट कर देते हैं, या जीवन प्रमाण पत्र ऐप से कर देते हैं, फेस आईडी के थ्रू जो बताया हुआ है, तो ये ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन ऑफलाइन क्या हो जाता है दोस्तों, जिसको एमएलसी बोलते हैं। लेकिन एमएलसी में क्या है कि आपका एमएलसी स्पर्श से आप डाउनलोड करते हैं, तो ये होता है एनएलसी यानी मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। अब आप इसको डाउनलोड करके आप बैंक में या किसी भी गेस्टेड अफसर से, जैसे आपके बैंक में मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, उससे सिग्नेचर कराते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं। इसलिए मैं इसको ऑफलाइन बोल रहा कि आपको फिजिकली काम करते थे, पहले बैंक वाला देता था, आपने साइन करके दिया और पीपीओ नंबर लिख के दिया। अब इसमें एमएलसी में आपका पूरा बायोडाटा लिखा रहता है। अब दोस्तों, मेन बात आती है कि कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, नॉर्मली इनमें तो आपके 24 आवर्स होते हैं, इनमें कम से कम दोस्तों 2 या 3 डेज। आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद के बता रहा हूँ, कि अगर आपने डाउनलोड कर लिया, वो पीरियड नहीं गिनना कि आपको कितने दिन लग रहे हैं। आपने इस पर से डाउनलोड किया, फिर सिग्नेचर कराया, फिर अपलोड किया, जब अपलोड करने के बाद 2 से या 3 दिन लगते हैं कि आपने एमएलसी नंबर डाला तो। हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि जो एमएलसी होता है, आप वो एक एमएलसी 15 दिन के लिए ही वैलिड होता है।
जो आप डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखिए कि अगर आप एमएलसी कर रहे हैं, तो अगर आपने स्पर्श से 3 एमएलसी डाउनलोड किए हैं, तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप थर्ड वाला ही जमा कीजिए। जो लास्ट में एमएलसी होता है वही मान्य होगा, पहले और सेकंड को थर्ड साइन ना कराइएगा। चलिए दोस्तों, व्यूअर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर मेरी एप्लीकेशन में ऑब्जर्वेशन आया था बट रेक्टिफाई नहीं कर पाया ड्यू द सेम इमरजेंसी। माई एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय सिस्टम। अब क्या करें? 25 मई की बात है। तो ये एक केएसवी के यूजर थे। केएसवी जैसा आप जानते हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड। अब इन्होंने अपने बच्चे के लिए, जो चाइल्ड के लिए, अपना एजुकेशन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था। अब क्या है दोस्तों कि उसमें ऑब्जर्वेशन आता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन की रेट होती है 1 मंथ। 1 मंथ में आपको ऑब्जर्वेशन क्लियर करना होता है, नहीं तो सिस्टम आपकी रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, इनके लिए तो एक सोल्यूशन है ना। अभी आप ये जानते हैं कि 12 जून से 21 जुलाई तक आपकी केएसवी साइड में एजुकेशन संबंधी कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये दोबारा अपलोड कर दीजिए। हाँ, बस इनने ये ध्यान रखिए कि जो लास्ट टाइम ऑब्जर्वेशन आया था उसको पहले सही कर लीजिए। आप ये क्लियर कीजिए कि अगर आपने जो डिस्चार्ज बुक की जैसे पीडीएफ मांगा है, उसमें कहा जाता है कि डिस्चार्ज बुक का नॉमिनिकेशन कर दीजिए, तो आपको पूरी डिस्चार्ज बुक की करना है। तब इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, मार्कशीट को लेकर था या चेक को लेकर था या पीपीओ को लेकर था। तो जो है तो वो पहले सही कर लीजिए और एक फाइल बना के आप केएसबी फोल्डर में अपलोड कर लीजिए। उसको सेव कीजिए, फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको सेव कर लीजिए। और जैसे ही 22 जुलाई आए, आप उसको अपलोड कर दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अभी तो टाइम है, आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, जो मैं बोला था कि आपको एक बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको जो बोनस क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो हर ये पेंशनरों का होता है। अब आप कुछ बोर्ड में नंबर्स देख रहे हैं, 29, 31, 30, कुछ क्लियर हुआ आपको माइंड में? हाँ, नहीं हुआ होगा, या कुछ को समझ गए होंगे। जो समझ गए होंगे तो वीडियो में कमेंट्स कर सकते थे पहले। अब देखने के बाद तो आप समझ ही जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपके मंथ की डेट है। जैसे ये आपका जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, और ये हो गया दिसंबर। दोस्तों, ये मंथ मैंने इसलिए रखा हूँ, ये आपकी स्पर्श का जो है पेंशन क्रेडिट का डेट है। आप ये ध्यान रखिए कि हाँ, क्योंकि स्पर्श में आपको 24 आवर्स ही काम करते हैं, ऑनलाइन है, लेकिन जो पेमेंट सिस्टम होता है वो वर्किंग डेज में ही होता है। तो ये दोस्तों महीने के लास्ट के वर्किंग डेज है। हाँ, अभी हम जून की बात करें तो इस दिन दोस्तों फ्राइडे है। अब फ्राइडे को आपकी पेमेंट क्रेडिट होगी तो या सैटरडे को, तो दोस्तों ये हो गया कि आपको एक क्लियर की आपकी जो पेंशन आनी है इस पर से, तो वो किस किस महीने कब आएगी, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और आपको देखिए, आप किसी भी ग्रुप में जुड़े या कहीं व्हाट्सएप में जुड़े, आप किसी से पूछते हैं कि सर मेरी पेंशन नहीं आई, तो बोलते हैं कि आप पीसीडी से बात कीजिए, उससे बात कीजिए। तो देखो, हर जानकारी स्वाभाविक नहीं होती। अगर आपको इतनी जानकारी होती तो आप वीडियो क्यों देखते? भाई, आपको जानकारी नहीं, आप इसलिए तो पूछते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा इसी के साथ दोस्तों, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा मैं एक चीज़ और आपको स्पर्श के बारे में बता दूं कि जो आपका फॉर्म 16 होता है, फॉर्म 16 आप समझते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो नहीं जानते हैं, कि आपकी जो 1 साल की इनकम होती है उसमें बताया जाता है कि आपका इनकम में किस किस महीने कितने, जो 4 क्वार्टरली होती है, इसमें बताया जाता है कि आपको कितनी इनकम हुई है और कितना आपका टैक्स कटा है, टैक्सेबल इनकम कितनी शो होती है। जैसे आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप ये जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी को हर को 50,000 का डिडक्ट मिलता है। तो जो टोटल इनकम अगर आपकी 3 लाख रुपए हुई पेंशन से, तो ये 50,000 माइनस हो जाएगा, तो आपकी बचेगी 2.5 लाख रुपए। तो जो इनकम स्लेब है, हाँ, अभी तो जुलाई में टैक्स आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अब जुलाई 31 जुलाई लास्ट डेट होती है आपकी आईटीआर फाइल करने की।
तो आप वेट भी कर सकते हैं, आपका ये भी आ चुका है, तो ये लास्ट ईयर का ही है। तो आई होप दोस्तों ये जो बोनस क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ जो व्यूअर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन के लिए। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर आप OROP 3 और 8 पे कमीशन के बारे में न्यूज नहीं बताते, बाकी यूट्यूब चैनल वाले तो कुछ ना कुछ बताते हैं। तो दोस्तों एक व्यूअर ने लिखा है, जो मेरे व्यूअर हैं, कि जो OROP 3 और 8 CPC, अब दोस्तों वो बोलते कि आप न्यूज नहीं बताते। तो दोस्तों आप पहले OROP 3 को समझिए कि ये 1 जुलाई 2024 से मिलना है और ये आपको 1 जनवरी 2026 से मिलना है। अब दोस्तों मैं आपको क्या न्यूज़ दूं? क्या फाल्ट न्यूज़ दे सकता हूं कि आप ये बोलिए कि बाकी यूट्यूब बताते हैं चैनल, तो उनके सोर्सेज होंगे दोस्तों। मैं किसी यूट्यूब चैनल को गलत नहीं बोल रहा हूं कि वो कहाँ से लाते हैं, क्या बताते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि आपके न्यूज़पेपर का देख के कटिंग बता दिए, तो दोस्तों न्यूज़पेपर की कटिंग की क्या सच्चाई मान लें, क्या वो सही होगी? हाँ दोस्तों, जो अब PIB की रिपोर्ट आती है, PIB है जो दोस्तों अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की ये न्यूज एजेंसी है, वो कोई भी न्यूज होती है तो ये छापती है। तो दोस्तों जब तक कोई एक क्लियर न्यूज ना आए, चाहे OROP 3 की, हाँ मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाले हैं, कि OROP में देरी क्यों हो रही है, कितना एक्सपेक्टेड देन है, जो हम आदमी खुद समझते हैं, क्योंकि अभी 1 जुलाई से आनी है और अब बचे हैं 10-12 दिन। तो क्या 10-12 दिन में अभी ना सर्कुलर आया PCDA का, ना कुछ आया, तो आपको कैसे क्लियर होगा कि 1 जुलाई से मिल जाएगी? हाँ, अब दोस्तों क्लियर ये है कि मैं न्यूज़ नहीं डालता। तो दोस्तों न्यूज़ ना डालने का रीज़न होता है दोस्तों कि मैं ये सोचता हूँ कि एक मैं पेंशनर हूँ, अगर मेरे को कोई चीज़ जानकारी मिल रही है तो सही मिले। मैं आपको गलत रिपोर्ट या गलत जानकारी नहीं देना चाहता कि आपकी पेंशन 1000 रुपये बढ़ जाएगी कि 2000 बढ़ जाएगी। मैं किस सोर्सेस से बोलूँ? पहले जो PCDA ने किया, मिनिमम मैक्सिमम किया, तो वो उसकी मर्जी थी, उनको सोच के किया। अब मेरे पास तो कोई ऐसी टेबल तो नहीं आ रही है, या फिर मैं भविष्य का ज्ञान हो। तो दोस्तों जो मेरे को ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, जो मेरे को लगता है कि क्लियर है, वही मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, अभी ऐसी कोई जानकारी आएगी, अब किसी संगठन ने लेटर लिखा, तो क्या संगठन के लेटर लिखने से प्रधानमंत्री आपकी OROP और 8 CPC दे देगा? क्योंकि आपको एक चीज़ क्लियर कहा गया था कि जैसे 18 महीने का दिए था, अब 18 मंथ के DA में भी लोकसभा में कहा गया था कि हम नहीं दे सकते हैं कोरोना काल का, तो अभी उससे क्या चीज़ है? अब दोस्तों मैं व्यूज़ के लिए आपको थोड़ी गलत जानकारी दूँगा। हाँ, आपको जब मेरे को कुछ ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। आई होप दोस्तों मैं जो व्यूअर क्वेश्चन थे उनका रिप्लाई कर रहा था। आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, आपके कोई क्वेश्चन है, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।